आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, गिराव शटर, अब घर चल रहे भैया। मध्य प्रदेश वालों को बोरी भर भर के बधाइयां। नई सरकार का नया फरमान आ गया है। मामा की विदाई के साथ साथ कई योजनाओं की विदाई का रास्ता भी खुलने लगा है। आसान भाषा में कहें तो एमपी वालों को आने वाले दिनों में 440 वोल्ट के कई सारे झटके लग सकते हैं। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी एनडीटीवी की। भोजपुरी में एक कहावत है कि जहां गईली डाढ़ो रानी वहां पड़ल पाथर पानी। सेठ के कब्जे के बाद एनडीटीवी का दूरदर्शन हो गया है और अभी सेठ ने एक और न्यूज एजेंसी पर कब्जा कर लिया है। और इन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के पत्रकारों का भविष्य और ज्यादा अंधकारमय नजर आने लगा है। जी हां, एक बड़े मीडिया संस्थान के ढेर सारे कर्मचारी जब सुबह सुबह नहा धो के क्रीम पाउडर लगाकर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका चयन विश्व गुरु के लिए हो गया है और विश्व गुरु के लोग नौकरी तो करते नहीं है। ये परिस्थिति बड़ी भयावह है। आगे इस पर भी अच्छे से बात करेंगे। वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की जनता से आर्थिक सहायता लेने की मुहिम चालू की है, लेकिन इस मुहिम की इनकी ये मुहिम अधजल में अटक सकती है यदि वो नहीं किया गया जो आगे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं और उदाहरण सहित बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही कांग्रेस की इस मुहिम को शुरुआत में ही उन लोगों ने झटका देना शुरू कर दिया है। कैसे दिया है वो भी बताएंगे। उधर हरियाणा के नौजवानों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वहां के मुख्यमंत्री को बेरोजगार करने की शपथ ली जा रही है। क्या है पूरा माजरा, आगे बात होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करने वाला काम शुरुआत में ही कर लिया करिए। कुछ खर्चा नहीं होता है लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कांग्रेस को निपटा लेते हैं, माफ करिएगा, कांग्रेस की खबर को निपटा लेते हैं। पिछले दिनों हमने आपको यह खबर सुनाई थी कि कांग्रेस देश की जनता से आर्थिक मदद लेने की मुहिम शुरू करने जा रही है जिसे नाम दिया गया है डोनेट फॉर देश। ऑनलाइन तरीके से आप अपने मोबाइल का प्रयोग करते हुए 138 रुपए से लेकर आगे 10 या 20 बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 13,800 रुपए डोनेट किया जा सकता है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि महात्मा गांधी ने भी देश की जनता की मदद लेकर देश को आजाद कराया था। जब हम पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं तो उनके अनुसार काम करना पड़ता है, उनके अनुसार नियम कानून बनाने पड़ते हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन जब आम जनता की मदद से चलेंगे तो आम जनता के लिए काम करेंगे, कोई मजबूर नहीं करेगा। हम भी लगातार आपसे यही बात कहते हैं कि देश में मीडिया और राजनीतिक दल आम आदमी के दम पर चलने चाहिए, आम आदमी के इशारों पर चलने चाहिए, आम आदमी के खर्चे पर चलना चाहिए ताकि वो किसी सेठ के गुलाम ना हो जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे मुल्क से देश के लिए डोनेट करने की अपील की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को ऑनलाइन मोड को अपनाने के अलावा ऑफलाइन तरीका भी अपनाना चाहिए और यह काम सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही हैं, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद से उन्हें सीधे सीधे घर घर जाकर अपना आंचल पसारने की जरूरत है। अपने कार्यकर्ताओं को एक एक दरवाजे पर भेजें और बाकायदा भिक्षाटन करवाएं। यह एक बहुत ही सटीक माध्यम हो सकता है लोगों से चंदा लेने का भी और उनसे जुड़ने का भी। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूं। ये वीडियो शूट होने से ठीक पहले मैंने अपने एक मित्र जो कि भाजपा के वोटर हैं उनसे मैंने पूछा कि यदि आपके दरवाजे कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता डोनेशन मांगने आते हैं तो क्या आप उन्हें दान करेंगे, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी हो। तो उनका जवाब था कि बिल्कुल, यदि वो हमारे दरवाजे पर आएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ डोनेट जरूर किया जाएगा, खाली हाथ तो वापस नहीं भेजेंगे। यानी घर घर जाना न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलने का एक उपाय होगा बल्कि अन्य पार्टियों का जनता से कनेक्शन जो थोड़ा बहुत अलग बताया जाता है वो जुड़ाव मजबूत हो पाएगा। और फिर सामने से मुलाकात करने की बात ही कुछ और होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही देख लीजिए। पिछले कई सालों से राहुल गांधी इसी देश में है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर उतरे, जनता के बीच गए तो जनता उनके साथ चलती हुई नजर आई, लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा और अचानक छवि बदलने लगी। तो व्यक्तिगत रूप से मिलने का असर बिल्कुल अलग होता है। तमाम राजनीतिक दलों को जो भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उन्हें घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से भिक्षाटन करवाना चाहिए। और ये कोई नया प्रयोग नहीं है, पूर्व में बहुत सारे देशों में और भारत में भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। और अंत में इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा जनता को ही होना है, क्योंकि यह परम सत्य है कि जो भी सेठ किसी पार्टी को चंदा देगा वो 10 का 100 वसूलेगा। यानी किसी ने यदि 10 करोड़ चंदा दिया किसी राजनीतिक दल को तो सरकार आने पर वो कम से कम 1000 करोड़ कमाने की जरूर सोचेगा। और यदि इतना बड़ा मुनाफा कमाना है तो निश्चित तौर पर वो सरकारी खर्चे से ही चुराया जाएगा, जिसका परिणाम अंततोगत्वा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। तो उसका परिणाम यह होता है कि 60-65 रुपया लीटर बिकने वाला रिफाइंड ऑयल खाने वाला अचानक 160-165 हो जाता है। एक और विशेष सूचना, वीडियो शूट होने से पहले ही खबर आ गई कि डोनेट फॉर देश के साथ फर्जीवाड़ा भी होने लगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट करके जानकारी दी कि निरंकुश सत्ता, सारी संस्थाएं, सारे संसाधन, सबसे ज्यादा पैसा होने के बावजूद बीजेपी इतना डरती क्यों है।
कांग्रेस ने डोनेशन कैंपेन शुरू किया तो न सिर्फ घबरा गए बल्कि इनके फर्जी तंत्र ने फर्जी डोमेन बनाकर भ्रमित करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के डोनेशन फॉर देश में आप सिर्फ donate.nic.in के द्वारा ही डोनेट कर सकते हैं। वैसे हमारी नकल करने के लिए धन्यवाद, आपका डर देखकर अच्छा लगा। इस मामले में सुप्रिया सुले भले ही किसी का डर देख रही हो, लेकिन यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और गलती से किसी और डोमेन पर भी दान कर सकते हैं। उनका पैसा भी चला जाएगा और कांग्रेस को मिलेगा भी नहीं। इसका भी सबसे सटीक इलाज यही है कि घर घर जाकर भिक्षाटन किया जाए। पिछले दिनों हमने आपको एक और खबर बताई थी, जहां पर न्यूज 18 के एक पत्रकार ने राहुल गांधी टाइटल से एक किताब लिखी। उनकी किताब अमेजन पर बेची जा रही थी। कुछ लोगों ने उसका फर्जी डोमेन बना लिया फर्जीवाड़ा करने के लिए। यानी ऑनलाइन तरीके से भी यदि आप कोई काम शुरू करें और एक विशेष विचारधारा जो बड़ी ताकतवर है, राजनीतिक रूप से भी उसे पसंद ना आए तो तुरंत ही फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। कौन शुरू करता है, किसके इशारे पर होता है, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। हालांकि सुप्रिया सुले बता रही हैं खुलकर। आइए पहले हरियाणा के बेरोजगारों की शपथ सुन लीजिए, बड़ा मजेदार है। इसके बाद बड़ी खबर पर आएंगे। सोशल मीडिया पर हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो लोग कुछ शपथ ले रहे हैं। शपथ में क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। इस वीडियो में हरियाणा के नौजवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पिछले 5 सालों में भर्तियां न निकालकर, पेपर लीक करवाकर और भर्तियों को कोर्ट में लटकवाकर हम नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए हरियाणा के हम सारे बेरोजगार ये प्रण लेते हैं कि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने हम नौजवानों को बेरोजगार करके घर पर बिठाने का काम किया है, उसी तरह हम लोग भी 2024 के चुनाव में खट्टर जी को घर पर निठल्ला बिठाएंगे। हम सभी आज ये प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं और घोषणा करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा के सारे बेरोजगार उस विधानसभा में जाकर खट्टर के खिलाफ प्रचार करेंगे और उनकी छुट्टी करके घर भेजने का काम करेंगे। अगर हमारे लिए सरकारी भर्ती नहीं होगी तो हम भी खट्टर साहब को विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। आजकल देश भर से बेरोजगारों की गजब गजब की खबरें सामने आ रही है। कोई बेरोजगारी से परेशान होकर संसद में धुआं उड़ाने पहुंच जा रहा है। कहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान रोते बिलखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री को महाराज का ओहदा दे रहे हैं और खुद को प्रजा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय करो, हम आपका चरण धोकर पिएंगे। और हरियाणा में बाकायदा मुख्यमंत्री को ही बेरोजगार करने की शपथ ली जा रही है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। गोदी मीडिया के महान लपड़झंडिसों में से एक सुधीर चौधरी को सुना करिए। उनके अनुसार देश में कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है, काम बहुत सारा है, काम करने वाले लोग काबिल लोग ही नहीं है। दिमाग शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो सरकार संसद में बैठने वाले सांसदों की नहीं सुन रही है, वो निठल्ले बेरोजगारों की क्या सुनेगी। बेरोजगारी जैसे जनता के अन्य मुद्दों का विरोध करते हुए पिछले दिनों कुछ नौजवानों ने संसद में धुआं उड़ा दिया। सुरक्षा में सेंध को लेकर तमाम विपक्षी दल के सांसद चर्चा की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से जवाब चाहते हैं। लेकिन इस एक मसले पर जवाब देने में सरकार को इतनी तकलीफ हो रही है कि आज फिर से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और बाद में खबर आई कि राज्यसभा से भी लगभग इतने ही सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यानी मोदी सरकार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते जा रही है। सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर ही पिछले कुछ ही दिनों में विपक्ष के कुल 47 सांसदों को निलंबित किया जा चुका था और आज तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी बाहर कर दिया गया और वो भी पूरे सत्र के लिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जिस देश में नेता प्रतिपक्ष को ही संसद से उठाकर फेंक दिया जा रहा हो, वहां बेरोजगारों, खाली जेब और अपनी ही समस्याओं से पीड़ित लोगों की कौन सुनेगा। जिसे हरियाणा में शपथ लेनी हो लेता रहे, जिसे लखनऊ में आंसू बहाना हो बहाता रहे। ज्यादा बोलेंगे तो पुलिस आकर लाठी बजा देगी। इसके बाद आप खुद ही घर चले जाएंगे। उसके बाद भी कुछ सोचेंगे तो आतंकवाद विरोधी कानून है ही, तुरंत आपको विश्वगुरु वाला इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। बाकी गोदी मीडिया तो है किसी को भी आतंकवादी साबित करने के लिए। हालांकि जिस गोदी मीडिया ने पिछले कुछ सालों में देश के लोकतंत्र का बंटाधार किया है, वो अपने बंटाधार को भी रोक नहीं पा रही है। पिछले कुछ ही सालों में न जाने कितने 100 या हजारों पत्रकारों की नौकरी चली गई है। और अभी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां न्यूज लॉन्ड्री ने बताया है कि टाइम्स नेटवर्क ने 3 दिन के भीतर 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। ये कर्मचारी जब सुबह सुबह नहा धोकर क्रीम पाउडर लगाकर ड्यूटी करने पहुंचे, तब बारी बारी से इन्हें एक एक करके बताया गया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। इससे पहले न तो इन कर्मचारियों से कोई चर्चा हुई, न ही किसी प्रकार की किसी समस्या पर बात हुई। इससे पहले अगस्त महीने में भी 100 अन्य कर्मचारियों को इसी तरह से अचानक निकाल दिया गया था। तब यह भी कहा गया था कि ये एक बार का अभ्यास है, माने बार बार ऐसा नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं किया जाएगा। अब 3-4 महीने के भीतर ही दोबारा यही काम हो गया है। निश्चित तौर पर कंपनी में काम कर रहे अन्य लोगों पर भी इसका असर होगा, उन्हें भी नौकरी जाने का खतरा नजर आ रहा होगा। हालांकि 120 लोगों को नौकरी निकालने के बाद उन्हें 3 महीने की तनख्वाह दी गई है, मगर इसके बावजूद 120 लोग अचानक बेरोजगार तो हो ही गए। न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार इस बात की पुष्टि कंपनी के 5 वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यूज लॉन्ड्री से की। TIL टाइम्स ग्रुप का डिजिटल डिवीजन है, जिसमें आइडिवा, मेंस एक्सपी और क्रिक बज जैसे वर्टिकल शामिल है। क्रिक बज का नाम तो आपने सुना ही होगा। खेल से संबंधित
संबंधित चीजें इस पर भर भर के मिला करती थी। अब कंपनी का कहना है कि इन चीजों से मुनाफा नहीं हो रहा है, इसीलिए लोगों को बाहर कर दिया गया है। पिछले दिनों खबर आई कि एनडीटीवी पर अधिग्रहण के बाद सेठ ने समाचार एजेंसी इंडो एशियन न्यूज सर्विस यानी IANS के 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद दी है, यानी एक और अधिग्रहण मीडिया संस्थान पर। तो जरा एनडीटीवी के अधिग्रहण और उसके बाद की हालात की चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाती है। एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद 1 साल के भीतर ही इसमें कई सारे बदलाव देखे गए। शुरुआत में तो आपने देखा कि किस तरीके से संस्थापक प्रणव राय, उनकी पत्नी राधिका रॉय, फिर रवीश कुमार, फिर सुपर्णा सिंह, फिर अरिजीत चटर्जी, कमलजीत सिंह, श्रीनिवास जैन, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, सौरभ शुक्ला जैसे तमाम नामचीन पत्रकारों ने बारी बारी से एनडीटीवी को लात मार दिया। और इन सभी द्वारा एनडीटीवी को छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि डिजिटल मीडिया में अडानी के अधिग्रहण के बाद एनडीटीवी के दर्शकों में भयंकर गिरावट आई है, और यह गिरावट लगभग 70% की है। यानी एनडीटीवी को यदि पहले 100 लोग देख रहे थे तो अब मात्र 30 लोग ही देख रहे हैं। वजह क्या है आप सब जानते हैं। जब गोदीगिरी ही देखनी होगी तो लोग एनडीटीवी कहां देखेंगे भाई। उसके मुकाबले आज तक है, एबीपी न्यूज है, न्यूज 18 है, इंडिया टीवी है और तमाम चैनल हैं। वो पूछता है भारत वाला भी है, चिल्लाता है जो। तो कुल मिलाकर जब लफाजी और झूठ ही देखना है, बतौलेबाजी ही देखनी है, तो ओरिजिनल वाला देखेंगे, डुप्लीकेट क्यों देखें। वही वाला खेल एनडीटीवी के साथ हो गया है। लेकिन इन सब में देखने वाली बात यह है कि सबसे जोरदार झटका सेठ को लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिग्रहण के बाद सेठ का कहना था कि हम एनडीटीवी को अल जजीरा जैसा बनाएंगे, जिसका पूरी दुनिया में नाम होगा, धाक होगी। साल भर के भीतर ही पता चला है कि धाक खाक में मिलती जा रही है। जिन लोगों के नाम की बदौलत और जिनके काम की बदौलत एनडीटीवी था, उसकी आत्मा को ही सेठ ने झकझोर कर बाहर निकाल दिया। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी की अडानी के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो एनडीटीवी में ऊपर से आदेश आया कि मुंबई में जो स्थानीय संवाददाता थे वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्टर्बेंस पैदा करें। इसके बाद संवाददाता इतने डिस्टर्ब हो गए कि एनडीटीवी को ही लात मार दिया, और इन सब का नतीजा यह हुआ है कि जनता ने एनडीटीवी को नकारना शुरू कर दिया है और अब मात्र 30% लोग ही देखते हैं। वैसे एक आंकड़ा और निकाला जाना चाहिए कि ये जो 30% बचे हुए दर्शक हैं ये पुराने वाले ही हैं या फिर गोदी मीडिया से भटक कर आए हैं, क्योंकि पता चल गया है कि वहां भी अपना गोदी मीडिया बन गया है। पिछले दिनों हमने आपको यह भी दिखाया था कि हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी को लताड़ लगाई फर्जी विज्ञापन को लेकर और चेतावनी दी कि आगे से ऐसा किया तो हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, इस खबर को एनडीटीवी ने ट्विटर पर पहले शेयर किया था। थोड़ी देर बाद इसे हटा लिया गया। ट्विटर से वो खबर एनडीटीवी वाली गायब क्यों हो गई, कैसे हुई, किसके इशारे पर हुई, किसी ने धमका कर किया या फिर कुछ देकर किया, ये हमें नहीं पता। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से पत्रकारिता का गला दबाया गया और अब जनता ने ही सेठों का गला दबाना शुरू कर दिया है। हालांकि सेठों के पास पैसा बहुत है, ये छोटे मोटे धंधे में नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेबुल है, क्योंकि इसके चलाने का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि कुछ और है, दूसरे तरीके का लाभ कमाना है। वो क्या है आप सब जानते हैं। जनता का ध्यान भटकाना, असली खबरों को छुपाना और फेल को पास बताना, किसी को भगवान बताना। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया जहां पर नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नकली हनुमान क्रेन की मदद से माला पहनाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब भावना आहत गैंग कहां चली गई, क्या भगवान किसी नेता के गुलाम हो सकते हैं? भगवान को एक नेता को माला पहनाते हुए दिखाना क्या यह धर्म का अपमान नहीं है, भगवान का अपमान नहीं है, हिंदुओं का अपमान नहीं है? तो इस तरह का सवाल उठाने से पहले खुद ही सोचना चाहिए कि जब पीएम मोदी भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर में ले जा सकते हैं तो फिर नकली हनुमान किसी नेता को माला क्यों नहीं पहना सकते भाई? वो कहावत नहीं सुनी, वो है तो मुमकिन है। उसी योजना के तहत कुछ भी मुमकिन है। अभी तो भाजपा और आरएसएस के लोग ही एक व्यक्ति को विष्णु का रूप बता रहे हैं। इंतजार करिए, हो सकता है अगले महीने ढेर सारे नकली भगवान वेशभूषा बनाकर आए और कहें कि यही है असली भगवान जो राम की उंगली पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे। बहरहाल पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश ने लोगों को कई बार चौंकाया है। सबसे पहले चुनाव परिणाम के दिन जहां चारों तरफ चर्चा थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, भाजपा की विदाई हो रही है, वहीं अचानक कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी को 160 सीटें दिखाना शुरू कर दिया। लोग चौंक गए। इसके बाद जब चुनाव परिणाम आया तो और भी चौंक गए, और इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आ गई तो एक बार फिर से झटका मिला। जिस शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात मेहनत की उन्हें किनारे सरका दिया गया और एक ऐसा नाम सामने आया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो नाम था डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके कुछ नए नए कारनामे देखने को मिले हैं। एक तो वो बुलडोजर वाला, हालांकि उसमें कुछ नया नहीं है। उसी तरह से मीट की दुकानों को बंद कराने का मामला, लाउड स्पीकर उतरवाने का मामला। इसके बाद खबर आई कि शिवराज सरकार के दौरान उनके करीबी अधिकारियों को भी अब चलता किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। फिर पता चला कि लाडली बहन योजना को लेकर एक सूचना जारी की गई कि जो लोग भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हों, इसके बावजूद यदि इन योजना का लाभ ले रहे हैं तो तुरंत उसे वापस कर दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामला जब तूल पकड़ने लगा तो इस सूचना को वापस ले लिया गया। लेकिन अभी जो खबर आई है वो आप सबको और बड़ा झटका देने वाली है। शिवराज सरकार की योजनाओं पर तगड़ी वाली
कैंची चलाने का काम शुरू हो गया है। मोहन यादव की सरकार ने 38 विभागों के खर्चे पर कैंची चला दी है। ये विभाग कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दैनिक भास्कर के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली 2 दर्जन से अधिक योजनाएं थी, उन्हीं को कतरने का काम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने 38 विभागों की अलग अलग योजनाओं पर अनुमति के बिना किसी तरह का खर्च करने या भुगतान करने पर रोक लगा दी है। अब जरा उन योजनाओं को भी जान लीजिए जो रडार पर आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महाकाल परिसर विस्तार योजना, खेलों को प्रोत्साहन देने वाली सभी योजनाएं, आधा दर्जन से अधिक पुरस्कार योजनाएं, मंत्रियों अधिकारियों के बंगलों की मरम्मत की योजनाएं, पीएम सड़क योजना भी रडार पर है, आदिवासियों से संबंधित योजनाएं, हवाई पट्टी विस्तार तथा किसानों के लिए संचालित मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना समेत कई योजनाओं पर काम करने से पहले वित्त विभाग की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। देसी भाषा में कहें तो अब इन सब पर ब्रेक ही मानकर चलिए, क्योंकि सरकारी भाषा ऐसी ही होती है। अब मध्य प्रदेश की नई सरकार ने ये जो आदेश दिया है, इसका असर औद्योगिक निवेश के कामों से लेकर किसानों तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्कूलों की स्कीमों तक और आदिवासियों से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक। इसके अलावा जिसके नाम पर बीजेपी खुलकर राजनीति करती है, वोट मांगती है, जिसका पोस्टर पूरे मध्य प्रदेश में भी चिपकाया गया, उस तीर्थ दर्शन योजना और महाकाल परिसर विस्तार योजना पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वैसे मध्य प्रदेश से ये जो खबर आई है, यहां एक बात तो साफ साफ कही जा सकती है कि किसी क्षेत्र से कोनो भेदभाव नहीं किया गया है। सबको बराबर तरीके से लपेटने की कोशिश हो रही है। धर्म का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, निर्माण योजनाओं का क्षेत्र हो, सब पर कैंची बराबर चलेगी। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, मध्य प्रदेश पर 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और जीडीपी के हिसाब से देखें तो 1/3 कर्ज में डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। मगर इसके बावजूद धकाधक नई योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। हालांकि नई योजनाओं के लॉन्च होने पर उससे पहले की पुरानी योजनाओं पर बड़े सातिराना तरीके से कैंची भी चला दी जाती है और नया प्रचार करने का मौका मिल जाता है। हमने आपको बताया था लाडली बहन योजना जिस महीने शुरू हुई, उसी के आसपास से मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं के तहत जो लोगों को पैसा दिया जाता था, यहां तक कि उसमें बुजुर्गों का पेंशन था, विधवाओं का पेंशन था, विकलांगों का पेंशन था, उन सबको रोक दिया गया। 7-8 महीने तक लगातार नहीं मिला था और लाडली बहन योजना सामने आ गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग चाहें तो इस खबर पर नई सरकार के नए उपहार पर जमकर ताली बजा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।